तो आज हम पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन। उसका अपन ने टॉपिक किया था डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर थर्ड टॉपिक इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कौन कौन से मटेरियल हैं जो इंजीनियरिंग के अंदर या मशीन डिज़ाइन के अंदर अपने को काम आएंगे और उनकी कौन कौन सी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक बनता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन पढ़े तो मटेरियल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल कौन सी होती हैं, मेटल्स, और दूसरा हो सकता है या इनके अलॉयज। ठीक है, मेटल एंड देयर अलॉयज, और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल कौन कौन सी होगी, जैसे आयरन हो गई, ठीक है, कॉपर हो गई, ठीक है, एल्युमिनियम होगी, जितनी भी प्योर मेटल्स हैं, ठीक है, उनको मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल जैसे कि आपका ग्लास हो गया, रबर होगी, प्लास्टिक होगी, ठीक है, वो कौन सी है, वो नॉन मेटल के अंदर आती है। ठीक है, जैसे ग्लास एक एग्जांपल है, जैसे प्लास्टिक, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स। और मेटल कौन कौन सी है, जैसे आयरन, ठीक है, स्टील एलॉय मिलके बन जाता है, तो ये भी एक मेटल बनती है, स्टील। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, मेटल के अंदर, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर किसी और तरीके से इनको क्लासीफाई करना हो तो दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। दूसरा है फेरस एंड नॉन फेरस। एक तो ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा है फेरस मटेरियल्स, फेरस मटेरियल्स या फेरस, और दूसरा है नॉन फेरस। ठीक है, फेरस होता है जिसके अंदर आयरन हो, ठीक है, कोई भी कास्ट आयरन, ठीक है, जिसके अंदर भी आयरन आप ऐड करते हैं, एडिटिव ऐड करते हैं आयरन, वो सारी फेरस होती हैं। कास्ट आयरन, ठीक है, ब्रिटल आयरन, या कितनी भी आयरन जितनी भी हैं सारी क्या आएंगी, फेरस मटेरियल आएंगी। दूसरी जैसे कॉपर होगी, ठीक है, एल्युमिनियम होगी, या जिसके अंदर आपका फेरस मटेरियल नहीं है, प्योर मेटल, जिसके अंदर फेरस आयरन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मटेरियल। कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या है, नॉन फेरस मटेरियल हैं। तो मटेरियल को क्लासिफाई किया जा सकता है दो तरीके से। पहले के अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरा तरीका है इसको क्लासिफाई करने का, फेरस एंड नॉन फेरस। जिसके अंदर आयरन हो उसको फेरस, जिसके अंदर आयरन ना हो उसको नॉन फेरस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि मटेरियल के ऊपर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज अपने को चाहिए। जैसे अगर किसी मटेरियल को मैं ऐसे बेंड करूं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए जब उसको छोड़ा जाए, ये अपनी रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ऐसी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर तो वो प्रॉपर्टी है तो उसको कौन सी बॉडी बोलेंगे, इलास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, इलास्टिक या इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन के बाद उसकी ओरिजिनल शेप को वापस आ जाना, उसको बोलते हैं रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, मैंने इस पेन को, इस मार्कर को पूरा मोड़ा, उसके बाद छोड़ दिया, अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो ये क्या है, इलास्टिक बॉडी है। दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, अगर मटेरियल डिफॉर्म हो जाए और वापस अपनी ओरिजिनल शेप ना आए, और ओरिजिनल शेप में ना आए, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब कि मैंने इस मार्कर को ऐसे मोड़ा, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया, ये परमानेंटली
डिफॉर्म हो गया, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगी डिफॉर्म permanently after external force, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद परमानेंटली डिफॉर्म हो जाना क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? किसी प्रोडक्ट की मैलेबिलिटी किसे कहते हैं? अगर वो उसको अपन पीट के या रोल करके पतली चादर के अंदर, शीट के अंदर, मेटल शीट के अंदर, उसको बहुत ही थिन मेटल शीट के अंदर उसको डिफॉर्म कर सके तो उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड इनटू शीट्स, परमिट्स मटेरियल to be rolled in thin metal sheets। बहुत ही पतली मेटल शीट्स के अंदर अगर आप उसको रोल कर सके, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी, ठीक है। बहुत ही पतली थिन चादर के अंदर अपन ने उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, फोर्थ है डक्टिलिटी। ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म इन थिन वायर्स। वायर्स के अंदर अगर आप उसको पुल करें तो वो वायर की शेप में आ जाए, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। किसी भी मटेरियल को ये कहते हैं प्रॉपर्टी क्या करती है? ऑफ मटेरियल टू अनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, खींच के उनको, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which enables it to ड्रॉन होता है खींच के किसी चीज को लंबा कर देना, ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स के अंदर ड्रॉन करना किसी मटेरियल को अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो वो कौन सी है? उसकी डक्टिलिटी के कारण है, ठीक है। कोई मटेरियल अगर डक्टाइल है तो उसको खींच के आप पतली वायर्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी अपन ने कर ली। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस, टफनेस क्या होता है? किसी मटेरियल के अंदर उसकी स्ट्रेंथ किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए, ठीक है। फिफ्थ आ गया, ये फिफ्थ है टफनेस। टफनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड, ठीक है। कोई भी इंपैक्ट लोड लग रहा है, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड, ठीक है। अगर इंपैक्ट लोड लग रहा है, उसको रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर नहीं होता है इसके अंदर। इंपैक्ट लोड लगा है तो फ्रैक्चर नहीं होने देगी टफनेस उसकी, ठीक है। तो फ्रैक्चर नहीं होगा इस बॉडी में, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी टफनेस। मतलब कि मैंने उसके ऊपर जोर से हथौड़ा मारा, अगर उसके ऊपर कोई फ्रैक्चर, कुछ इंपैक्ट नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे? उस मटेरियल की टफनेस बोलेंगे। वो मटेरियल टफ है, टफ इनफ टू रेजिस्ट एक्सटर्नल इंपैक्ट, ठीक है। इतना टफ है कि वो एक्सटर्नल इंपैक्ट को अब्सॉर्ब कर गया, वो उसके अंदर डिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं टफनेस के बाद हार्डनेस। नेक्स्ट आ गया हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है?
अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। टफनेस तो एक इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट करने की उसकी ताकत को कहा गया था टफनेस। हार्डनेस के अंदर क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस टू वियर, वियर एंड टियर होता है ना, जिसके कारण मटेरियल जो है कंटिन्यू वर्क करने के बाद थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है, ठीक है। उसको रेजिस्ट करने की ताकत किस में होती है, उसके मटेरियल की हार्डनेस में। अगर हार्ड मटेरियल है, हार्डनेस ज्यादा है, तो वियर को ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा। ऐसे ही स्क्रैचिंग, उसके ऊपर वाली बॉडी के ऊपर स्क्रैच नहीं आएंगे, स्क्रैच जो होते हैं उसके ऊपर वाली सतह के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, उसकी हार्डनेस उसके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं आने देगी, स्क्रैच नहीं आने देगी। डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू वियर, स्क्रैचिंग एंड डिफॉर्मेशन, उसको किसी भी प्रकार से डिफॉर्म नहीं होने देगी उसकी हार्डनेस। अगर मटेरियल हार्डनेस अच्छी है तो वो वियर को रेजिस्ट कर सकता है, स्क्रैच नहीं पड़ने देगा और डिफॉर्म भी नहीं होएगा। ये सारी चीजें अगर है उसमें तो आप कहेंगे कि मटेरियल इज हार्ड, बहुत हार्डनेस उसकी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे आप हार्डनेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है, जब भी आप रेजिलेंस वर्ड पढ़ना तो इसको स्प्रिंग के साथ जोड़ना। रेजिलेंस वर्ड किस लिए होता है, अगर किसी मटेरियल को स्प्रिंग बनाना हो, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब शॉक्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। मतलब कि मटेरियल अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब लोड्स या इंपैक्ट्स, इंपैक्ट को अब्जॉर्ब करना या अब्जॉर्ब शॉक्स और अब्जॉर्ब शॉक्स, ठीक है। शॉक्स को अब्जॉर्ब करने की उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा रेजिलियंस, तो ये किस में होता है, स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर रेजिलियंस होता है, इसलिए वो शॉक्स को अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं जिनको आप शॉकर्स बोलते हो, ठीक है। वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं उनके अंदर स्प्रिंग फिट होते हैं, वो इंपैक्ट को जब लोड पड़ता है उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को उसकी रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फटीग। फटीग को आप थकावट से समझना। फटीग होता है मतलब कि किसी चीज के ऊपर बार बार कोई लोड लग रहा है, ठीक है। जो लोड है वो कंटिन्यू नहीं है, वो लोड कम है बहुत ज्यादा, इतना नहीं है कि उसको तोड़ सके, लेकिन वो बार बार लग रहा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स लग रहा है, बहुत ज्यादा बार लग रहा है, थोड़े काफी समय के अंदर, ठीक है। तो वो बार बार लोड लगने के कारण मटेरियल जो है वो थक जाता है, जिसके कारण वो एक पॉइंट से पहले ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फटीग। पढ़ते हैं क्या होता है, व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, बार बार स्ट्रेस लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। अगर मटेरियल जो है सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, इट फेल्स बिलो यील्ड पॉइंट, ठीक है। अपने यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो जाता है ये, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल का फटीग। मतलब कि उसके ऊपर बार बार इंपैक्ट आ रहा था, बार बार लोड आ रहा था, रिपीटेड स्ट्रेस आ रही थी, ठीक है, जिसके कारण वो पहले ही फेल हो गया, यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो गया।
तो उसको क्या बोलेंगे, उसका फटीग। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है, अगर मटेरियल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई है तो वो क्या होता है, वो उसके अगर उसके ऊपर लोड ज्यादा नहीं भी लग रहा तो भी मटेरियल फेल हो जाता है या उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। स्लो एंड ए डिफॉर्मेशन कम इनटू मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, विच इज नोन एज क्रीप, ठीक है। अगर टेम्परेचर के चेंज के कारण किसी मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं क्या होता है। When a part is subjected to constant stress, स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस है, बट टेम्परेचर जो है वो हाई है, ठीक है। when a body is subjected to constant stress at high temperature, ठीक है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में है और हाई टेम्परेचर के ऊपर है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल अंडरगो ए स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। इस कंडीशन के कारण अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही रहेगी कांस्टेंट स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर के कारण, तो इसके अंदर एक स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके कारण ये मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रीप। क्रीप क्यों आती है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर एक बॉडी, ये देखो मैं इसको अगर दोनों तरफ से ऐसे दबा के रखता हूं, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है लेकिन इसकी जो स्ट्रेस है वो इतनी इनफ है कि मेरी फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, इसको बेंड ना होने दे। लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये बेंड हो जाएगा उसी टाइम, इसी फोर्स के अंदर, ठीक है, इसी फोर्स के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये बेंड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, कि टेम्परेचर इफेक्ट के कारण अगर कोई बॉडी स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है प्रॉपर्टी के अंदर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी फोर्स की एब्जॉर्बिंग पावर, मतलब कि वो कितनी पावर जो है, कितनी किसी एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको रोक सकता है, जैसे स्ट्रेस बोलते हैं आपका, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल force without breaking, टूटे बिना and without deformation, ठीक है। डिफॉर्मेशन के बिना अगर कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ। कितनी फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकती है वो उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। अगर ज्यादा फोर्स को वो झेल सकती है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर कम फोर्स को झेल सकती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है इसका मटेरियल के अंदर, कि आप अगर मटेरियल सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने डिजाइन के लिए, ठीक है, अपना कोई भी डिजाइन आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये मशीन बनानी है, उसके लिए आपको मटेरियल सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल लें, तो कौन कौन से फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टी अपने को चाहिए, ठीक है, जैसी प्रॉपर्टी अगर इलास्टिसिटी चाहिए तो इलास्टिसिटी वाले आप मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये तो है। दूसरा और कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये आएगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, ठीक है, मटेरियल को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है, इसके अंदर आप इसको पॉइंट्स बना लेते हैं कि कैसे आप मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल,
ठीक है। मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, क्या अपने जो मटेरियल सिलेक्ट करना है उसको अपन जिस जगह पे चाहिए अपने को वहां पे वो आसानी से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये होती है अवेलेबिलिटी उसकी। अगर वो मटेरियल आपको, मान लो कि आपने एक गुड़गामा के अंदर फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, वहां पे अगर वो मटेरियल नहीं अवेलेबल तो आपको किसी और स्टेट से लेके आना पड़ेगा, लेके जाना बहुत ज्यादा उसके ऊपर इकोनॉमी खर्च होगी, ठीक है। तो ये क्या है, अवेलेबिलिटी उस मटेरियल की कैसी है, इस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी कम है तो कोई ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जिसकी अवेलेबिलिटी उससे अच्छी हो। दूसरा आप क्या देखेंगे, सूटेबिलिटी। क्या वो मटेरियल अपने काम के लिए सूटेबल है, ठीक है। मान लो अगर मुझे कोई आयरन से कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, प्योर लोहे से, तो क्या मैं उस एल्युमिनियम से बना सकता हूं? उसको नहीं बना सकता, क्योंकि एल्युमिनियम इतना टफ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना आयरन है। आयरन से कम हार्ड है एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम को अपन नहीं सिलेक्ट कर सकते उस जगह पे जहां पे अपन ने आयरन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आयरन के कंपैरेटिवली अगर कोई और मटेरियल आपको मिलता है कि ये इससे अच्छा है, तो वो अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सूटेबल है या नहीं है अपने काम के लिए। तो ये अपनी मेन ये सिलेक्शन होगी। तीसरा अगर आप सोचे तो अगर मैंने मान लो कि सिलेक्ट कर लिया, ध्यान दो, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, बाहर आपके घरों के बाहर वायर्स लगी रहती हैं, ऊपर खंबे लगा के, पोल्स लगा के, ठीक है। वो वायर्स एल्युमिनियम अलॉय की होती हैं ज्यादातर, आपने देखी होंगी। एल्युमिनियम अलॉय से जो कॉपर है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कॉपर क्यों नहीं यूज करते वहां पे? ड्यू टू इट्स कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो है एल्युमिनियम से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है जब आप कोई मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी बेसिक काम के लिए मशीन बनानी है और आप वो चाहोगे उसके अंदर अच्छा मटेरियल यूज करें, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसके कारण वो वाला काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। मतलब कि उसकी कॉस्ट बढ़ने के बाद उसको जो मैन्युफैक्चरर है खरीदने से भी घबराएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वो अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये बहुत इफेक्ट डालता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, कितना कॉस्ट है उसका। अगर सस्ता मिल रहा है तो अच्छा है, ठीक है, सस्ता मिल रहा है तो आप उससे आसानी से काम ले सकते हो, ठीक है। ये जो था चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन एक टॉपिक अपन ने पीछे छोड़ दिया था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जनरल डिजाइन कंसिडरेशन। कौन कौन सी डिजाइन कंसिडरेशन है जो अपन देखते हैं जब अपन कोई डिजाइन कंसीडर करते हैं। मतलब कि आपने एक डिजाइन बनाना है तो कौन कौन सी कंसीडरेशन रखोगे आप, कि क्या क्या चीजें देखोगे, ठीक है। जनरल डिजाइन कंसीडरेशन, ये वाला टॉपिक अपना खत्म होता है, ठीक है। एक पीछे टॉपिक रह गया था जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था जनरल डिजाइन कंसीडरेशन। ठीक है, कौन कौन सी कंसीडरेशंस हैं जो आप कंसीडर करोगे जब आप किसी चीज को डिजाइन करने वाले हो, ठीक है। तो डिजाइन कंसीडरेशन होती है, जैसे आपने सबसे पहले आपने देखना है कि लोड कैसा आप लगा रहे हो, ठीक है। टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, आप कैसा लोड लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, उसके हिसाब से आप डिजाइन करोगे, ठीक है। कि अगर कोई लोड ऐसा है जो किसी बॉडी को बेंड करने की कोशिश कर रहा है, बेंड आसानी से हो जाती है। अगर किसी के ऊपर डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो वो ज्यादा उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो लोड कैसा है उसके हिसाब से आप डिजाइन सिलेक्ट करोगे। दूसरा, आप डिजाइन करते समय देखोगे कि मोशन कैसे हैं पार्ट्स के अंदर, मोशन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है जब आप डिजाइन करने वाले हो, ठीक है। तीसरा, आप देखोगे मटेरियल कैसा सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो कि अपन ने अभी पढ़ा था कि मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करना है। साइज ऑफ पार्ट, अब अगर बॉडी, अगर आपने कोई ऐसी मशीन बनानी है जो कि पहले मॉडल बना हुआ है छोटा, कि वो वही काम कर रहा है, लेकिन अब उसको बड़े साइज का बनाना है,
तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ पार्ट्स, ठीक है, कितने बड़े पार्ट्स होने चाहिए, कितना उसका मटेरियल भी, अगर बड़े पार्ट्स हैं तो मटेरियल सस्ता लगाना पड़ेगा, अगर छोटे पार्ट्स हैं तो मटेरियल थोड़ा सा अच्छा भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे अपना साइज ऑफ पार्ट्स। आगे अपना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन से पार्ट में कितनी हो रही है एंड उसको कैसे ल्यूब्रिकेट किया जाए, केशन ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, कैसे उसको ल्यूब्रिकेट करके आसानी से उससे काम लिया जा सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे ही अगर आप और देखें तो अगर आप उसके अंदर स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज कर सकें, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, अगर आप स्टैंडर्ड पार्ट्स उसके अंदर लगा सकें तो ये भी आप कंसीडर करेंगे कि आप स्टैंडर्ड पार्ट्स लगाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, 8th आप लिख सकते हैं सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। आपने कोई मशीन बना दी, क्या वो सेफ है ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्कशॉप फैसिलिटी, क्या उसको वर्कशॉप करना आसान है, मतलब कि उसके ऊपर अगर आप उसको फेसिंग करना चाहते हो किसी मशीन के अंदर, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो तो उसके ऊपर वर्कशॉप करना आसान है, ठीक है, वो ऑपरेट जो कर सकते हैं, वेल्डिंग करना। आपने मटेरियल सिलेक्ट कर दिया कोई ऐसा जिसके ऊपर वेल्ड नहीं किया जा सकता, तो अगर उसके ऊपर वेल्ड करना पड़ जाए, कभी कोई पार्ट उसका ज्वाइन करना पड़ जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कंसीडर करेंगे कि वर्कशॉप फैसिलिटी उसके ऊपर यूज की जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट आप करेंगे कि नंबर ऑफ मशीन्स या नंबर ऑफ मशीन जो आपने बनानी है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मशीन आपने मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे जब आप नई मशीन बनाएंगे। तो जनरल डिजाइन कंसीडरेशन, ये अपना पीछे टॉपिक रह गया था कि कौन कौन सी ऐसी कंसीडरेशन है जो आप सिलेक्ट करेंगे जब आप न्यू मशीन बना रहे हैं। एक आता है राजी लास्ट अपना टॉपिक है कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो डिजाइन के कोड्स हैं वो कौन बनाता है, स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन बनाता है, तो ये बनाता है BIS। कोड्स एंड स्टैंडर्ड कौन बनाता है, BIS। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि BIS क्या होता है, तो ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या है, यही डिसाइड करता है कि आपका मटेरियल जो है, आपका जो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कितना क्या उसके ऊपर फोर्सेस हैं, क्या सब कुछ वो स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है, कि इसको इतना मान के रखना है आपने, ठीक है। इसने सारी ऑब्जर्वेशंस पहले कर रखी हैं कि मटेरियल के ऊपर इतनी स्ट्रेंथ, कौन से मटेरियल के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ लगाने के बाद वो कितना इफेक्ट होगा, कितना डिफॉर्म होगा, कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा, सब चीजें, सब कंसीडरेशन पहले इन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं। मतलब आपको हर चीज के ऊपर दोबारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इनके स्टैंडर्ड से सारी चीजें पहले से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो मशीन बनाने के लिए सारे जो डिजाइन कंसीडरेशंस हैं उनको ये पहले से इन्होंने कर रखा है, आप इनसे ले सकते हो सारा डाटा, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो डिसाइड करता है कि कौन से अपने कोड्स, मतलब कि क्या क्या चीजें, हर चीज का कोड दे रखा है, हर मटेरियल को अलग अलग कोड के हिसाब से आप मटेरियल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है, ये चैप्टर इसी के साथ फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।